हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने डीएनए के कार्य के बारे में पढ़ा था। तो देखिए हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कोडिंग तथा नॉन कोडिंग। तो देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दो प्रकार का डीएनए पाया जाता है, सक्रिय फंक्शनल डीएनए या फिर इसी को बोलते हैं कोडिंग डीएनए, और दूसरा है अक्रिय या निष्क्रिय, है ना, अक्रिय या निष्क्रिय नॉन फंक्शनल डीएनए या फिर नॉन कोडिंग डीएनए। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दो प्रकार का डीएनए पाया जाता है, एक होता है फंक्शनल और दूसरा होता है नॉन फंक्शनल। चलिए नेक्स्ट है अक्रियाशील या नॉन कोडिंग डीएनए जो है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए का अधिकांश भाग आरएनए में अनुरेखित नहीं होता है और वह आनुवंशिकी व कोशिका कार्यकी में भी कोई भाग नहीं लेता। इसी कारण इसे अक्रियाशील या फिर नॉन कोडिंग डीएनए कहते हैं। ठीक है, इसमें नाइट्रोजनस क्षारकों के अनुक्रमों की कई बार पुनरावृत्ति होती है, अतः इन खंडों को पुनरावृत्ति डीएनए भी कहते हैं। नाइट्रोजनस क्षारों के अनुक्रमों यानी कि नाइट्रोजनस बेस के बारे में पता है ना, एटीजीसी, तो उन्हीं बेस के बीच में पुनरावृत्ति होती है कई बार। ठीक है, तो पुनरावृत्ति होती है इसलिए इन खंडों को क्या कहा गया, पुनरावृत्ति डीएनए भी कहा गया है। अब देखिए कुछ पुनरावृत्ति खंड एक ही जाति के जीवों में एक निश्चित स्थान पर नहीं पाए जाते, है ना। जैसे कि नाइट्रोजनस बेस जो होता है डीएनए में इस तरह से पाया जाता है ना, ATGC। ठीक है, तो उनका पाए जाने का एक निश्चित स्थान भी होता है ना। तो जब वो निश्चित स्थान पे नहीं पाए जाते तो इनको क्या बोलते हैं, जंपिंग जीन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा है सक्रिय या फिर फंक्शनल डीएनए। देखिए क्रियाशील या कोडिंग डीएनए वास्तव में सिस्ट्रॉन प्रदर्शित करते हैं और ये भी दो प्रकार के होते हैं, यानी जो सक्रिय डीएनए होता है ये दो प्रकार का होता है। देखिए पहला टाइप है कि कुछ डीएनए खंड जो होते हैं वो आरएनए और टीआरएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन के संश्लेषण से संबंधित होते हैं, है ना। कुछ डीएनए खंड आरएनए, आरएनए और टीआरएनए। आरएनए का नाम होता है राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए का नाम होता है ट्रांसलेशन आरएनए, है ना। तो हिस्टोन प्रोटीन के ये संश्लेषण से संबंधित होते हैं। कोशिकाओं में इन खंडों की बहुत सी प्रतिलिपियां होती हैं और इन डीएनए खंडों में उत्परिवर्तन नहीं होते। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कोडिंग डीएनए के अन्य खंड किसी विशेष एंजाइम के संश्लेषण से संबंधित होते हैं। ठीक, किसी विशेष एंजाइम की, और जो पहले टाइप था इसमें क्या है, हिस्टोन प्रोटीन के संश्लेषण से संबंधित हो रहे थे। किसी विशेष एंजाइम के संश्लेषण से संबंधित होते हैं। इनमें सभी आनुवंशिक सूचनाएं संकलित होती हैं, यानी कि इन डीएनए में, कोडिंग डीएनए में सभी आनुवंशिक सूचनाएं यानी कि जीवों में जो भी आनुवंशिक रूप से जो कैरेक्टर हैं वो सभी कैरेक्टर जो हैं उससे मतलब उससे रिलेटेड जो भी मैसेज हैं वो सब इस डीएनए में होता है। संकलित होना मतलब कि उपस्थित होता है ना। और इनमें उत्परिवर्तन भी अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, यानी कि इस प्रकार जो डीएनए होता है उसमें उत्परिवर्तन भी अन्य प्रकार के डीएनए की अपेक्षा अधिक होता है। उत्परिवर्तन के बारे में आप लोग जानते ही हैं, है ना। उत्परिवर्तन क्या होता है, जीन में अचानक से होने वाला बदलाव, है ना, जिससे कि नए जीव जातियों की उत्पत्ति हो जाती है धीरे धीरे, है ना। जैसे कोई जीव है उसकी अगली पीढ़ी के जीन में अचानक से कुछ फेरबदल हो गया, है ना, तो उसे क्या कहा गया, उत्परिवर्तन, है ना। और वही जो नया कैरेक्टर हुआ, जो नया जीन के कारण, जो जीन के फेरबदल के कारण जो नया कैरेक्टर उत्पन्न हो रहा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ, वंशागत होता गया। तो वंशागत होने के कारण जो है नए जीन की उत्पत्ति हो जाती है। यही पढ़ा था ना हमने उत्परिवर्तन में। चलिए नेक्स्ट है डीएनए कुंडली का गुणसूत्र में पैकेजिंग अथवा न्यूक्लियोसोम की परिकल्पना।
यानी कि डीएनए का जो डीएनए है वो किस प्रकार से एक सेल में उपस्थित रहता है। देखिए डीएनए की अगर हम लंबाई देखेंगे अनेक जीवों में, तो सभी जीवों में इसकी लंबाई के में कई प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाएंगी, है ना। अगर एक डीएनए को अगर हम लंबा खींच दें तो, है ना, हमें पता है कि डीएनए जो है कुंडलित रूप से होता है, ऐसे 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 प्रकार से कुंडलित होता है ना। तो कुंडलित रूप में प्रेजेंट होता है, तो सेल के अंदर ये आराम से क्या होता है, स्थित रहता है ना। लेकिन अगर इस कुंडल को खोला जाए, है ना, इस कुंडलित अवस्था को अगर हम इसके चेन को अगर खोलें तो डीएनए की लंबाई जो है काफ़ी बड़ी होगी। तो वही कह रहा है कि आखिर कैसे ये जो है सेल में ये इनकी पैकेजिंग कैसे होती है, किस प्रकार से ये स्थित रहते हैं डीएनए, है ना। मतलब वो कई प्रकार से कुंडलित होकर, है ना, उसी प्रकार से कुंडलित हो जाते हैं, जिससे उनका जो है व्यास, डीएनए का व्यास जो है कम हो जाता है इनके कुंडलन के कारण, पैकेजिंग के कारण। तो जिससे ये सेल में जो है ज़्यादा स्थान नहीं घेरते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो है साइंटिस्ट है, देखिए मॉरिस विल्किंस ने 1960 में, ठीक है। और ये देखिए एडा एवं ओलिंस, ये भी साइंटिस्ट हैं। तो इनके अनुसार जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए अणु धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन अणुओं के साथ मिलकर क्रोमैटिन तंतु की मणिकाबद्ध समझ रहे हैं, मोतियों के समान, है ना, मोती के समान, जैसे मोती की माला देखे हो ना आप लोग, मोती इस तरह से होता है। तो ये कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात हो जा रही है कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि डीएनए अणु धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन, है ना, क्षारीय प्रोटीन कौन सा है, हिस्टोन अणुओं के साथ मिलकर क्रोमैटिन तंतु की मणिकाबद्ध संरचना बनाता है ना। तो एक साइंटिस्ट और इनका नाम है आउडेट, है ना। तो आउडेट ने सन 1975 में इन संरचनाओं के लिए क्या कहा, न्यूक्लियोसोम शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, न्यूक्लियोसोम शब्द का प्रयोग किसने किया, आउडेट ने। देखिए जो भी साइंटिस्ट है उनका नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यही है कि पूछ लिया जा सकता है ना कि न्यूक्लियोसोम जो है ये शब्द का प्रयोग किसने किया, तो किसने किया था, आउडेट ने किया था। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट है कि कॉर्नबर्ग तथा थॉमस, ये भी साइंटिस्ट हैं। कॉर्नबर्ग तथा थॉमस ने न्यूक्लियोसोम परिकल्पना प्रस्तुत की। ठीक, तो देखिए बहुविकल्पी में भी यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि न्यूक्लियोसोम परिकल्पना जो है किसने प्रस्तुत की, है ना। या फिर अति लघु में भी पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियोसोम की परिकल्पना जो है किसके द्वारा दी गई थी, तो किसके द्वारा दी गई थी, तो वो थे कॉर्नबर्ग और थॉमस नाम के साइंटिस्ट। चलिए देखते हैं आगे कि जिसके अनुसार न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए के द्वारा जुड़े होते हैं। न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए के द्वारा जुड़े होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियोसोम की संरचना ना। तो न्यूक्लियोसोम की संरचना भी अगर हम बात करें तो देखिए न्यूक्लियोसोम जो होता है डिस्क शेप्ड होता है। देखिए मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, केवल समझाने के लिए बता रही हूँ। डिस्क शेप्ड होता है ना, चपटा होता है ना। फिर है कि न्यूक्लियोसोम का व्यास, तो न्यूक्लियोसोम का व्यास जो है 11 नैनोमीटर होता है, एनएम होगा। ठीक है, और 110 एंगस्ट्रॉम या फिर 110 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और लंबाई कितनी है, 6 nm है। नेक्स्ट टाइम देखिए, क्षारकीय प्रोटीन के 8 अणुओं का बना प्रोटीन क्रोड कण होता है। क्षारकीय प्रोटीन के 8 अणुओं का बना प्रोटीन क्या होता है, क्रोड कण होता है। क्रोड कण भी इसको पूछा जाता है कि क्रोड कण क्या होता है, तो क्षारकीय प्रोटीन के 8 अणुओं का बना प्रोटीन क्या होता है, क्रोड कण। तो इसे प्रोटीन अष्टक भी कहते हैं। ठीक है, 8 अणु है इसलिए क्या कहा गया, प्रोटीन अष्टक कहा गया। और इसी प्रोटीन अष्टक पे यानी कि क्रोड कण पे डीएनए जो है लिपटा होता है ना। डीएनए इसी पर प्रोटीन अष्टक पर लिपटा रहता है। चलिए अब देख लेते हैं क्रोड कण के बारे में।
तो क्रूड कण क्या होते हैं कि इसमें क्षारकीय प्रोटीन हिस्टोन के 8 अणु होते हैं और प्रत्येक प्रोटीन अष्टक से बने क्रूड कण में 2 डाइमर तथा एक टेट्रामर होते हैं, है ना। 2 डाइमर होते हैं और एक टेट्रामर होते हैं। टेट्रामर H3 व H4 प्रोटीन के 2-2 अणु क्रूड कण का मध्य भाग बनाते हैं और इस क्रूड कण के दोनों ओर एक एक डायमर स्थित होता है ना। यानी कि H3 व H4 जो प्रोटीन है वो जो है क्रूड कण, जैसे कि मान लीजिए कोई क्रूड कण है तो इसका मध्य भाग जो है वो कौन बनाएगा, H3 व H4, है ना। और क्रूड कण के दोनों ओर एक एक डायमर स्थित है। क्रूड कण है, इसके दोनों ओर एक एक डायमर जो है इस प्रकार से स्थित होता है। तो प्रत्येक डायमर में H2O तथा H2B का एक एक अणु होता है और इस प्रकार से प्रत्येक डायमर में H2A तथा H2B का एक एक अणु पाया जाएगा। देखिए फिगर में एक क्रूड अणु का आपको चित्र दिख रहा है ना। बीच में क्या है, टेट्रामर है ना, दिख रहा है ना, H3H4 है और साइड में उसके किनारे पर डायमर लगे हुए हैं H2A और H2B टाइप के। नेक्स्ट देखिए कि प्रत्येक प्रोटीन कण के चारों ओर डीएनए हेलिक्स लिपटा होता है और यह लगभग 200 क्षार युग्म या फिर न्यूक्लियोटाइड का बना होता है ना। प्रत्येक प्रोटीन कण के चारों ओर डीएनए हेलिक्स लिपटा होता है और ये किसका बना होता है, 200 बेस पेयर होते हैं, ठीक है, 200 बेस पेयर या फिर न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। देखिए जो फिगर दिख रहा है आप लोगों को, न्यूक्लियोसोम के हिस्टोन क्रोड पर डीएनए अणु का लिपटना। तो इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि हिस्टोन क्रोड पर डीएनए अणु जो है किस प्रकार से लिपटे होते हैं, है ना। 2 फिगर है आपके सामने। देखिए पहले वाले फिगर में आप लोग ए वाले में हिस्टोन ऑक्टामर है ना, और उसके चारों ओर डीएनए अणु जो है उस पे लिपटा हुआ है ना। और यहाँ देखिए बी में क्या है, ऑक्टोमर ऑफ हिस्टोन्स है, H2, H2B, H3 और H4 टाइप का, है ना। और उसके ऊपर जो है कोर डीएनए जो है अटैच्ड है, लिपटा हुआ है। चलिए आगे की लाइन देखते हैं कि इसके लगभग 160 न्यूक्लियोटाइड्स हिस्टोन क्रोड के चारों ओर चक्र या कुंडल बनाते हैं, है ना। चक्र या फिर कुंडल के समान संरचना बनाते हैं। शेष न्यूक्लियोटाइड्स लिंकर डीएनए बनाते हैं और जो शेष न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो लिंकर डीएनए बनाते हैं। जब अभी हम फिगर देख रहे थे तो आपने देखा होगा लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए 2 निकटवर्ती न्यूक्लियोसोम को जोड़ता है। लिंकर डीएनए का क्या कार्य है कि ये 2 निकटवर्ती न्यूक्लियोसोम को जोड़ता है और इसमें अधिकतम 80 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसमें किसमें, लिंकर डीएनए में 80 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। नेक्स्ट लाइन है कि H1 प्रोटीन का एक अणु 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाले योजक या लिंकर डीएनए से जुड़ा रहता है। H1 प्रोटीन का जो अणु होता है वो 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाले योजक या फिर लिंकर डीएनए से जुड़ा होता है और यह न्यूक्लियोसोम के पैकेजिंग में भी मदद करता है। तो H1 प्रोटीन का क्या काम है, ये न्यूक्लियोसोम के पैकेजिंग में मदद करता है। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग है कि न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु की सुपर सोलिनॉइड संरचना या फिर पैकेजिंग के विभिन्न स्तर। देखिए इसमें पहला है प्राथमिक पैकेजिंग। तो ये लिखा हुआ है कि 11 नैनोमीटर वाले, है ना, एनएम वाले प्रोटीन जो है
क्रूड कण के चारों ओर 20 एंगस्ट्रॉम या 2 nm वाले डीएनए के लिपटने को ही कहते हैं। जब 11 nm वाले प्रोटीन क्रूड कण के चारों ओर 20 एंगस्ट्रॉम या 2 nm वाले डीएनए से लिपट जाए तो उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक पैकेजिंग कहेंगे। इसमें डीएनए की लंबाई कितनी हो जाती है? 1/7 रह जाती है ना। जो प्राथमिक पैकेजिंग में क्या हो जाती है? डीएनए की टोटल लंबाई का कितना हो जाता है? 1/7 ही रह जाता है। मतलब इस प्रकार से वो क्वाइल्ड होता है कि जो टोटल लंबाई है उसका वो 1/7 हो जाता है, उसका इतना छोटा हो जाता है, यानी कि 7 गुना संघनित हो जाता है ना। डीएनए का एक पूरा संरचना इस प्रकार से होता है, तो जब वो संघनित होगा तो इस प्रकार से वो संघनित हुआ कि वो अपनी लंबाई का 7 गुना हो गया, मतलब इस प्रकार से छोटा हुआ। दूसरा पैकेजिंग देखिए, न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग। तो 11 nm क्रोमेटिन अणु के तंतु के सर्पिल कुंडलन तथा न्यूक्लियोसोम संवेष्टन से 30 nm मोटाई वाला, है ना, 30 nm मोटाई वाला क्रोमेटिन बनता है। यानी कि जब उसका कुंडलन हुआ, कुंडलित जब हो रहा है वो, तो उसकी मोटाई कितनी आ रही है? यानी कि जैसे इस तरह से ये कुंडलित हो रहा है ना, उसी में कुंडला इस तरह से लिपट रहा है, तो उसकी जो टोटल जो है कह रहा है मोटाई कितनी है, तो कितनी हो रही है? 30 nm हो रही है ना। इसके प्रत्येक कुंडलन में 6 न्यूक्लियोसोम एक साथ होते हैं, यानी कि 6 न्यूक्लियोसोम एक साथ कुंडलित हो जाते हैं। जब 6 न्यूक्लियोसोम एक साथ कुंडलित होंगे तो क्या होगा? वो मोटा तो हो ही जाएगा, है ना। तो 6 न्यूक्लियोसोम एक साथ होते हैं। इस प्रकार कुंडलित क्रोमेटिन तंतु के सभी कुंडलन मिलकर एक अति कुंडलित सोलेनॉइड संरचना बनाते हैं। यानी कि वो कुंडलित होकर क्या बन रहे हैं कि वो अति कुंडलित हो जा रहे हैं। एक ही बार नहीं, वो कई बार ऐसे से घूम घूम के क्या हो रहे हैं? एक ही में मिक्स हो रहे हैं। तो इस अति कुंडलित जो संरचना है उसको क्या कहा गया? सोलेनॉइड संरचना बनाते हैं। और इससे तंतु की लंबाई कितनी रह जाती है? 1/7। यानी कि जब जब डीएनए के जो तंतु हैं वो आपस में कुंडलित होने लगे, तो इस प्रकार से कुंडलित हुए कि उसकी जो टोटल लंबाई का वो फिर क्या हो जाता है? 1/7। यानी कि ये और 7 गुना संघनित हो गया। ठीक है, यानी पहले में तो कुंडलित हुआ तो थोड़ा छोटा बना, अपनी पूरी लंबाई का 7 गुना हुआ, फिर उस लंबाई का ये और छोटा हो रहा है, और छोटा, और ये क्या हो रहा है? मोटा हो रहा है। तो कह रहा है कि जो टोटल लंबाई थी पहले कुंडलन में उसका भी वो 7 गुना हो गया, 1/7 हो गया। समझ रहे हैं ना। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर आप इसे प्रैक्टिकल करके देखें तो कोई लंबी रस्सी ले लें आप, है ना। लंबी रस्सी अगर हम ले लें तो उसको हम ऐसे से फोल्ड करते हैं, मोड़ दिया जब इसको, तो वो क्या हो गया? उसकी लंबाई तो कम हो गई, लेकिन मोटाई बढ़ गई, है ना। तो फिर क्या कर रहा है कि और भी इसको कुंडलित कर रहा है। जब और कुंडलित हुए तो इसका ये 1/7 हुआ, और कुंडलित हुए तो इसका भी 1/7 हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है गुणसूत्र का बनना। तो कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था में यूक्रोमेटिन के बने क्रोमेटिन तंतु गुणसूत्रों में संघनित हो जाते हैं। इसे न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग कहते हैं। कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था में यूक्रोमेटिन के बने क्रोमेटिन तंतु गुणसूत्रों में संघनित हो जाते हैं। इसे न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग कहते हैं। अब देखिए, न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग तथा न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं के अति कुंडलन से H1 हिस्टोन प्रोटीन संबंधित होते हैं। यानी जो उसके अति कुंडलन हो रहा है उससे कौन संबंधित है? हिस्टोन प्रोटीन, और उसका नाम क्या है? H1। H1 प्रोटीन अणु का मध्य भाग गोलाकार होता है। इसके दोनों ओर एक भुजा के समान प्रवर्ध होता है, भुजा के समान प्रवर्ध निकला रहता है। H1 का गोलाकार भाग
न्यूक्लियोसोम से विशिष्ट स्थान पर जुड़ती है। इसकी भुजा लिंकर डीएनए को ढक देती है। इसकी भुजा क्या है? लिंकर डीएनए को ढकती है तथा दूसरी भुजा अगले हिस्टोन क्रोड कड़ से जुड़ी रहती है। यानी कि जो एक भुजा है वो किससे जुड़ी रहेगी? लिंकर डीएनए को ढक देगी और दूसरी भुजा अगले हिस्टोन क्रोड कड़ से जुड़ जाएगी। अब देखिए चौथा है कुंडलन का उच्च कुंडलन स्तर। तो मेटाफेज में गुणसूत्र की मोटाई लगभग होती है 1400 एनएम होती है ना, और 30 एनएम का क्रोमेटिन तंतु जो है पुनः कुंडलित होकर क्या बनाता है? 300 एनएम के समान जो है मोटा हो जाता है। देखिए वही कह रहा है कि जो मोटाई है वो कुंडलित हो रहा है ना। जैसे 30 एनएम का कह रहा है कि 30 एनएम का क्रोमेटिन तंतु है, वो बार बार कुंडलित हुआ। तो कुंडलित जब बार बार वो मुड़ेगा, इस तरह से मुड़ेगा तो क्या होगा? वो मोटा तो हो ही जाएगा, तो वो और मोटा हो जाता है। तो जो इस प्रकार से जो कुंडलित होता है, सुपर कुंडलित जो अवस्था होती है, वो 700 एनएम व्यास वाले अति वलित क्रोमेटिन तंतु को क्रोमेटिन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो सुपर कुंडलित जो बनता है वो कैसा होता है? उसका व्यास कितना होता है? 700 एनएम, है ना। और इसके अति वलित क्रोमेटिन तंतु को क्या बोल देंगे? क्रोमेटिड कहते हैं। अति वलित क्रोमेटिड तंतु क्या कहलाएगा? क्रोमेटिड कहलाता है। एक इसके फोल्ड के चारों ओर पुनः कुंडलित होने पर क्रोमेटिड से मेटाफेज गुणसूत्र बनता है। यानी कि एक इसके फोल्ड है, उसके चारों ओर फिर से अगर ये तंतु जो है कुंडलित हो गया तो इसे क्या बन जाएगा? ये क्रोमेटिड से क्या बन जाएगा? मेटाफेज गुणसूत्र बन जाएगा। तो इस प्रकार डीएनए का एक अत्यधिक लंबा अणु प्रोटीन्स के अनेक अणुओं के साथ व्यवस्थित ढंग से पैक होकर गुणसूत्रों का निर्माण करता है ना। यानी कि जो गुणसूत्र हैं वो क्या होते हैं? डीएनए का ही रूप होते हैं। यानी कि गुणसूत्रों में डीएनए अति कुंडलित रूप में उपस्थित होता है। इसे फिगर में देखिए और ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये देखिए, ये गुणसूत्र की संरचना इस तरह से बनाई जाती है ना। जब गुणसूत्र की संरचना कहा जाता है तो हम कैसे बनाते हैं? इसी प्रकार से बनाते हैं, ठीक। तो देखिए ये गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, और एक क्रोमोसोम का जो एक भाग देखिए, एक आर्म की बात कर रहा है ये। तो एक आर्म में ही कितनी मात्रा में कुंडलित डीएनए पाए जा रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से आप देख रहे हैं जैसे कि टेलीफोन के तार हों, है ना। कितना ये कुंडलित है। एक बार ये खुद से इस तरह से कुंडलित है ना, और फिर ये आपस में ही लिपट रहा है। तो इस प्रकार से अत्यधिक कुंडलित संरचना जो है और अति कुंडलित हो जाती है, जिससे कि क्रोमोसोम का निर्माण होता है। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों का निर्माण होता है। यहाँ देखिए सुपर क्वाइल स्ट्रक्चर है इसका, है ना। सुपर क्वाइल स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे देखिए हल्का हल्का खोला गया है। तो ये देखिए पैकेजिंग बंडल के रूप में पैक है ये, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या है? स्टोन्स हैं ये। अब इसे जब खोला गया तो ये क्या है? डीएनए की एक संरचना प्राप्त हुई।